आज हम 1857 के विद्रोह पर चर्चा करेंगे और एक बार 1857 विद्रोह पर थोड़ा सा इसे लिख भी लें भाई। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। अब मैं आप लोगों से सबसे पहला सवाल करूंगा कि विद्रोह क्या होता है और आंदोलन क्या होता है। विद्रोह क्या होता है और आंदोलन क्या होता है। चलिए भाई, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है तलवारों, बंदूकों और तोपों का था, तो चलिए शुरुआत तलवार से ही करते हैं, एक तलवार के फिगर के साथ। चलिए भाई, जल्दी से मुझे बताने का प्रयास कीजिए आप सभी लोग कि ये जो है विद्रोह क्या होता है और आंदोलन क्या होता है, दोनों में अंतर अगर मुझे मेरे भावी अधिकारीगण बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आंदोलन और विद्रोह में अंतर क्या होता है। देखिए, वास्तविकता यह है कि विद्रोह किसी भी स्थान पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक तथ्य नहीं पाया जाएगा, विद्रोह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। जो लक्ष्य निश्चित किया जाता है उस लक्ष्य को जो प्राप्त नहीं कर पाता वो विद्रोह कहलाता है, और जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वह आंदोलन कहलाता है। जैसे चंपारण आंदोलन, जैसे खेड़ा मजदूरों का आंदोलन, जैसे मिल मजदूरों की हड़ताल का आंदोलन, ये सब आंदोलन की श्रेणी में आते हैं। ठीक, और ये जो है बिल्कुल बिल्कुल सुनियोजित ढंग से सब हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो लक्ष्य को प्राप्त कर ले वह आंदोलन, और जो लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके अर्थात उसका दमन हो जाए वह क्या कहलाता है, क्रांति कहलाता है। अब देखते हैं 1857 विद्रोह पर एक चर्चा करते हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने का प्रयास करूंगा, तो आप ये मत समझिएगा कि आप 100 सालों पहले का इतिहास दोहरा रहे हैं। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब शासन करना शुरू किया, क्योंकि वो व्यापार के लिए आई थी, व्यापारिक कार्य कर रहे थे, लेकिन वास्तव में इसकी शुरुआत जब इन लोगों ने प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना चाहा, वहां से चर्चा करेंगे। बात है 1757 की। 23 जून 1757 को प्लासी में एक बड़ा युद्ध होता है। खैर, बड़ा युद्ध नहीं था, एक झड़प था, जिसके कारण भारतीयों की सत्ता धीरे से अंग्रेजों के हाथों में चली गई। लेकिन इस पर पूर्णता या पूर्ण विराम कब लगा, वो 22 अक्टूबर 1764 को लगा, जब बक्सर का युद्ध हो गया। और बक्सर के युद्ध में नवाब मीर कासिम, मतलब भगोड़े नवाब मीर कासिम, अवध के शासक शुजाउद्दौला और वर्तमान मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों की सम्मिलित सेनाएं हेक्टर मुनरो की सेना से हार जाती हैं 22 अक्टूबर 1764। और उस 22 अक्टूबर 1764 के बाद क्या होता है, लॉर्ड क्लाइव को लंदन से वापस भारत बुलाया जाता है एक संधि करने के लिए, और संधियां एक नहीं बल्कि दो दो होती हैं। बड़ा चालाक व्यक्ति था क्लाइव, उसने दो संधियां की। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि, और फिर इसके बाद 16 अगस्त 1765 को प्लासी इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इन दोनों संधियों के माध्यम से एक तरफ उसने अवध के नवाब को पंगु बना दिया, और दूसरी तरफ नवाब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सारे हथकंडे छीन लिए, उन्हें पेंशन भोगी बनाकर छोड़ दिया। और यहीं से शुरू होता है भारत पर नियंत्रण, यहीं से नियंत्रण करना शुरू कर दिया। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर दिया। मैं बहुत छोटे स्वरूप में बताने का प्रयास करूंगा। और यहां से 1757 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों की एक नीति क्या रही, वो नीति क्या रही, वास्तव में विस्तारवादी नीति रही। कैसी नीति रही, विस्तारवादी। सभी क्षेत्रों में विस्तार करो, कृषि भूमि पर विस्तार करो, ठीक, कृषि भूमि का विस्तार, लगान में वृद्धि, ठीक, लगान में वृद्धि, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने ऊपर से टैक्स हटा लो, भारतीयों के ऊपर टैक्स लगा दो। ये सारे कार्य करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। खैर, जो भी रही, लेकिन बातें आती हैं कि भारत पर कृषि का जो नियंत्रण किया उसमें 3 तरीके का सिस्टम बना लिया। सिस्टम क्या बनाया, भू राजस्व व्यवस्था, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी। ठीक, इस तरीके से इन लोगों ने धीरे धीरे अपनी अपनी एक व्यवस्था बनाई, और इस व्यवस्था के माध्यम से भारतीय किसानों का इतना शोषण किया,
इस शोषण के बाद भारत का जो किसान वर्ग था वो भूखों मरने के कगार पर आ जाता है। इसके पास कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। बिल्कुल मुद्रा राक्षस हो गए थे ये लोग। मुद्रा राक्षस का मतलब क्या? घनानंद, घनानंद विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। चलिए, तो यहां पर देखते हैं कि 1757 से 1857 के बीच अंग्रेजों ने भारतीयों को किस तरीके से लूटा। 100 सालों के बीच में जो भारतीयों का शोषण हुआ, इसमें अंग्रेजों ने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था लागू की। अंग्रेज इतने चालाक थे कि एक आदमी को भेजते थे, अंग्रेज एक ऐसे आदमी को भेजते थे जो शोषणकारी होता था, एक ऐसे गवर्नर जनरल को भेजते थे, दूसरे गवर्नर जनरल को ऐसा भेजते थे जो मरहम लगाने वाला होता था। इसी नीति ने अंग्रेजों को अपनाया। एक बार मारते थे, दूसरा की मलहम लगाता था, एक मारता था, दूसरा की मरहम लगाता था। इसी कार्य के माध्यम से पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर ध्वस्त हो गई। अब चलिए 1857 विद्रोह के कारणों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 1857 विद्रोह के कारण एक हेडिंग बनाएंगे और इस कारण को, 1857 विद्रोह के कारणों को हम कुछ विशेष भागों में बांट सकते हैं। जैसे सामाजिक, पहला कारण जो है वो पहला कारण है राजनीतिक। याद रखिएगा, कौन सा कारण है? राजनीतिक। पहला कारण क्या है? राजनीतिक। दूसरा कारण है सामाजिक एवं धार्मिक। सामाजिक एवं धार्मिक, सामाजिक एवं धार्मिक। तीसरा कारण है आर्थिक। कैसा? आर्थिक। चौथा कारण है सैनिक या तात्कालिक। सैनिक या तात्कालिक, सैनिक या तात्कालिक। सबसे पहले तो हमको इन राजनीतिक तथ्यों पर चर्चा करना पड़ेगा और इन राजनीतिक तथ्यों को किस तरीके से हम पढ़ेंगे इसे देखते हैं। देखिए, भारत में जब लॉर्ड डलहौजी आता है, भारत में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल होता है 1848 से 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी कार्य करता है। अब जरा इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और यहां से हम लोग लिखेंगे राजनीतिक कारण। नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा और इसे रिवीजन भी करिएगा, रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, राजनीतिक कारण। चलिए हम देखते हैं क्या राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था राज्यों के हड़पने की नीति। राजनीतिक कारण में सबसे बड़ी नीति क्या थी? राज्य हड़प नीति। ठीक है, राज्य हड़प नीति। और ये राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लगाई गई थी, अभी चर्चा करते हैं। एक एक तथ्य पर चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में लॉर्ड वेलेस्ली था जिसने सहायक संधि की शुरुआत की थी। सहायक संधि 1899 के आसपास शुरू हो जाती है और सहायक 1799 सॉरी, सहायक संधि जो है वास्तव में उसका जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। सहायक संधि का मुख्य आधार यह था कि अंग्रेजों ने भारतीय शासकों को कहा कि तुम्हें किसी बाहरी राज्य से के आक्रमण से मुक्ति दिलवा देंगे, बशर्ते तुम्हारे दरबार में हमारा एक रेजिडेंट रहेगा और हमारी सेना तुम्हारा रख रखाव करेगी, बदले में आपको सेना का पेमेंट देना पड़ेगा, सेना का खर्च देना पड़ेगा। और एक जबरदस्ती थोपा गया कानून सहायक संधि थी। इस सहायक संधि के आधार पर भारत के तमाम राज्यों को अंग्रेजों ने क्या किया, अपने अंडर ले लिया। अब आप सोचो, किसी के दरबार में कोई आदमी बैठा है, रेजिडेंट है, उससे पूछकर शासक को कार्य करना है, वो पूरा नियंत्रण रख रहा है और सेना अंग्रेज की, अंग्रेजी सेना उस पर नियंत्रण रख रही है। हवाला क्या दे रही है? हवाला दे रही है कि दूसरा राज्य कोई आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा। क्या बात है भाई, इसका मतलब है सीधे दूध का रखवार बिल्ली, दूध का रखवार बिल्ली को बना दिया गया। ऐसी स्थिति में भारत के तमाम राजे रजवाड़े जो थे वो अंग्रेजों की जद में आ गए और अंग्रेज जब चाहते उनके साथ जैसा चाहते वैसा व्यवहार कर लेते। अब देखिए समय क्या आया, लॉर्ड डलहौजी का।
लॉर्ड डलहौजी आता है 1848 से 1856 तक रहता है। जैसे ही वो आता है सबसे पहला कार्य करता है, सबसे पहला वो कार्य ये करता है, वो कहता है, आने के बाद उसने गोद निषेध प्रथा लगाई, उसी का नीति रखा गया राज्य की हड़प नीति। गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत उसने कहा अब से कोई भी भारतीय राजा रजवाड़ा जिसके पास उसकी सगी या वैध संतान नहीं है, उसके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा और वह गोद भी नहीं ले सकता। यदि किन्हीं परिस्थितियों में वह गोद लेता है तो उसकी अनुमति हमारे प्रशासन से, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से लेना होगा। अब बताओ भाई, दूध का रखवार बिल्ली। एक तरफ कह रहा है डलहौजी कि किसी को गोद नहीं लेना है, और अगर कोई विशेष परिस्थिति में गोद लेता है तो उसे ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। भाई हम काहे अनुमति देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी काहे अनुमति देगा, नियम खुद बना रहा है। ऐसी स्थिति में इसी को कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मींस राज्य हड़प नीति। इस राज्य हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी द्वारा, राज्य हड़प नीति के द्वारा क्या किया, डलहौजी ने 1848 से ही राज्यों को हड़पना शुरू किया। कब शुरू किया, 1848 में। अब डलहौजी द्वारा कौन कौन से राज्य हड़पे गए, एक सूत्र आप लोग आराम से लिख सकते हैं, सज सब उझना। अगर इसे याद कर लेंगे, याद रखिएगा, सज सब उझना। पहला हड़पा जाने वाला राज्य सतारा। कौन सा, सतारा, रंगोजी बापूजी गुप्ते, सतारा, 1848 में, 1848 ईस्वी में। दूसरा हड़पा जाने वाला राज्य जैतपुर। कौन सा, जैतपुर, 1849, 1849। तीसरा हड़पा जाने वाला राज्य संबलपुर। ये संबलपुर कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है, संभल नहीं, ये संबलपुर। उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही यहाँ के मुख्य व्यक्ति थे। संबलपुर, ये कब, ये भी 1849 ईस्वी। इसके बाद बा से आता है बघाट। बघाट, बघाट, बघाट को 1850 ईस्वी में, 1850 में, 1850 ईस्वी में। फिर अगला क्रम आता है उदयपुर। क्या आता है, उदयपुर। उदयपुर को 1852। अगला क्रम आता है झांसी। कौन सा, झांसी, यहां से लिख लेते हैं, झांसी, कब, 1853। इसके बाद अगला क्रम आता है नागपुर, 1854। इतने राज्यों का विलय राज्य हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने कर लिया। कितने राज्यों का, इतने राज्यों का इसने क्या कर लिया, हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग। तो इतने राज्यों का विलय डलहौजी ने कर लिया, किसके आधार पर, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कर लिया। यहां तक तो बात ठीक थी, यहां तक की बात तो चलने लायक थी, सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बाद इसने सबसे कुख्यात कार्य किया, सबसे कुख्यात कार्य ये किया कि डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया। किसका विलय कर लिया, अवध का विलय कर लिया। जो बात यहां पर लिख रहा हूं ध्यान से देख लीजिएगा, किसका विलय, अवध का विलय, अवध का विलय। अवध का विलय इसने किस आधार पर किया, इसे याद रखिएगा। अवध का विलय इसने किया कुप्रशासन के आरोप में। किसके आरोप में, कुप्रशासन के आरोप में, याद रखिएगा। अवध का विलय इसने किया कुप्रशासन के आरोप में। आरोप क्या लगाया कि यहाँ पर कुप्रशासन है, यहाँ पर कार्य प्रणाली अच्छी नहीं है। अब इसके लिए इसने क्या किया, कुप्रशासन के लिए लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर कुछ कार्य किया। इसने क्या किया, इसने कुछ रिपोर्ट बनवाई। कैसी रिपोर्ट बनवाई, एक सरकारी रिपोर्ट बनवाई। याद रखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, एक तरफ सरकारी रिपोर्ट और एक तरफ लिखूंगा गैर सरकारी रिपोर्ट। एक तरफ सरकारी रिपोर्ट और दूसरी तरफ गैर सरकारी रिपोर्ट, ठीक है, गैर सरकारी रिपोर्ट, गैर सरकारी रिपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है,
सरकारी रिपोर्ट को बनाने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? इस डलहौजी ने दिया सरकारी रिपोर्ट बनाने का काम सबसे पहले एक कर्नल स्लीमन को। कब दिया? पहला रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया 1848 में। कब दिया? 1848 में कर्नल स्लीमन को। याद रखिए, वही कर्नल स्लीमन जिन्होंने ठगों का अंत किया था। ठीक है, कर्नल स्लीमन के द्वारा। कर्नल स्लीमन को दिया सरकारी रिपोर्ट बनाने का आदेश, कहा तुम बनाओ। कब दिया? 1848 में। और 1848 में जब कर्नल स्लीमन को रिपोर्ट बनाने के लिए दिया गया तो कर्नल स्लीमन ने कहा देखो भाई, अवध क्षेत्र में कुछ कुप्रशासन है, मैं मान रहा हूं, लेकिन विलय नहीं करना चाहिए। ठीक, विलय नहीं करना चाहिए। फिर अगला काम क्या होता है? जब ये व्यक्ति कर्नल स्लीमन कहता है कि विलय, यहां पर कर्नल स्लीमन ने कहा कि कुप्रशासन तो है, यहां पर इस रिपोर्ट पर हम एक सिस्टम यहां पर बना दे रहे हैं। यहां देखिए, कुप्रशासन, इन्होंने कहा कुप्रशासन है लेकिन विलय क्या होना चाहिए? विलय नहीं। रुकिए, सरकारी रिपोर्ट, यहां पर एक कॉलम हम बना देते हैं, यहां पर एक कॉलम बना देते हैं। चलिए, इसे दो भागों में बांट देते हैं। एक पे लिख देंगे हम कुप्रशासन, इसका मतलब है कुप्रशासन, और इसका मतलब है विलय। अब दोनों रिपोर्टों में अभी टैली करेंगे। पहला रिपोर्ट 1848 में किसने बनाया? कर्नल स्लीमन ने। कर्नल स्लीमन के द्वारा बनाया गया। कर्नल स्लीमन ने कहा कि अवध में कुप्रशासन है लेकिन विलय न किया जाए। इसने कहा कि अवध में कुप्रशासन है लेकिन विलय न किया जाए। कर्नल स्लीमन ने यह भी कहा था कि हम अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी अंग्रेज बिरादरी को गर्त में नहीं डाल सकते, उसकी मान मर्यादा को धूल धूसरित नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद क्या किया? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1856 का समय आता है। 1856 में जेम्स आउट्रम, ये क्या था? जेम्स आउट्रम से रिपोर्ट बनवाया। जेम्स आउट्रम जो है ये अवध राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट था। क्या था? ब्रिटिश रेजिडेंट था, क्योंकि अवध राज्य भी सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य था। तो जेम्स आउट्रम इनके दरबार में रहा करता था। नवाब वाजिद अली शाह अवध के नवाब हुआ करते थे। जेम्स आउट्रम ने कहा कि यहाँ पर कुप्रशासन भी है और विलय भी किया जाना चाहिए। ये दोनों सरकारी रिपोर्टें हैं। 8 साल का अंतराल। किसी न किसी तरीके से डलहौजी के दिमाग में यह था कि हम अवध का विलय कर ही लें। अब दो लोगों की रिपोर्टें आ गई, 50% का चांस बना। एक ने कहा कुप्रशासन है, दोनों ने कहा कुप्रशासन है, लेकिन एक ने कहा विलय नहीं होना चाहिए। अब चूंकि ब्रिटेन की संसद में इन्हें जवाब देना पड़ता, तो ऐसी संसदीय प्रणाली के द्वारा, संसदीय प्रणाली की व्यवस्था से बचने के नाते इसने धार्मिक आधार का सहयोग लिया। और तत्कालीन लखनऊ में एक चर्च का पादरी था जिसका क्या नाम था? बिशप हैबर। मैं यहां लिख रहा हूं, बिशप हैबर, फादर बिशप हैबर, फादर बिशप, बिशप एक पद होता है, याद रखिएगा। बिशप हैबर, बिशप हैबर से कहा डलहौजी ने कि फादर एक ऐसा रिपोर्ट बनाओ जिसमें अवध का विलय करना है, मुझे दिखाओ। तो बिशप हैबर भाई, अब गवर्नर जनरल कह रहा है तो इतनी औकात किसी फादर की जो अनदेखी करे। इसने तुरंत रिपोर्ट बनाया और कहा यहाँ पर कुप्रशासन भी है और विलय भी होना चाहिए। अब देखिए, अब क्या बात हो गई? अब तो व्यवस्था ये हो गई कि 2/3 वाला भाग हो गया। 3 में 2 लोग कह रहे हैं विलय होना चाहिए, और 3 में 3 लोग कह रहे हैं विलय होना चाहिए, कुप्रशासन है, और 2 लोग कह रहे हैं विलय होना चाहिए। ऐसी स्थिति में 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आरोप पर कर लिया गया। 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आरोप पर कर लिया गया। इसी जेम्स आउट्रम ने नवाब वाजिद अली शाह को कैद किया। ठीक है, किसको कैद किया? नवाब वाजिद अली शाह को, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कैद किया। किसने? जेम्स आउट्रम ने। इसकी पुष्टि इस तरीके से हो जाती है कि अवध में कुप्रशासन था।
अवध में वो प्रशासन था। इसकी पुष्टि किस तरीके से होती है? इसकी पुष्टि इस तरीके से होती है कि भैया ये जो जेम्स आउटरम था, जब 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को घेर लिया, पकड़ने का प्रयास किया, तो इनके कुछ सैनिक तो भाग गए, लेकिन वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए। और पकड़ने के बाद जब इन्हें कलकत्ता में पेश किया गया डलहौजी के सामने, तो डलहौजी ने पूछा, क्यों भाई नवाब साहब आप भागे क्यों नहीं? तो नवाब साहब ने बढ़िया जवाब दिया था। नवाब साहब ने कहा, भैया मेरा जूता पहनाने वाला भाग गया था, मेरा एक पैर का जूता पहनाने वाला भाग गया था। आप सोचिए, किसी व्यक्ति की मौत उसके सामने खड़ी हो और वो इतना मस्त आदमी हो कि जूता अपने हाथ नहीं पहन सकता, तो इसका मतलब है इनके दरबार में कुप्रशासन रहा होगा। और इसका एक प्रमाण और भी मिलता है, इसका एक प्रमाण और मिलता है कि नवाब वाजिद अली शाह जो है, ये बहुत बड़े नर्तक थे, बढ़िया कथक का इनका दरबार हमेशा नाच गाने से सजा रहता था। इनके दरबार में पंडित बिंदा दीन महाराज इलाहाबाद के हंडिया तहसील के रहने वाले थे, महान गायक कथक कलाकार पंडित बिंदा दीन महाराज रहते थे। और ग्वालियर के कुदऊ सिंह पखावज बजाया करते थे। ये महोदय खुद रासलीला में कृष्ण की भूमिका निभाया करते थे, और साथ ही साथ अख्तर पिया के नाम से ठुमरी की बंदिशें लिखते थे। तो मतलब इनका राज दरबार हमेशा किससे भरा रहता था? गाने वालों से भरा रहता था। और अवध को अंग्रेज सोने की थैली कहते थे, जब जितना जरूरत हो उतना निकाल लो। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि अवध क्षेत्र के जितने लोग थे, लगभग सभी परिवारों में सैनिक थे। बंगाल प्रेसिडेंसी के 60% सैनिक अवध से आते थे। अब देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के 60% सैनिक कहां से आते थे? इसी अवध क्षेत्र से आते थे। और जैसे ही अंग्रेजों ने अवध का विलय किया, यहाँ का प्रत्येक परिवार क्रुद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ का प्रत्येक परिवार क्रुद्ध हो गया, और क्रुद्ध होने के बाद ये मौका तलाशने लगे कि किसी न किसी तरीके से कार्य किया जाए। नवाब वाजिद अली शाह को पकड़कर कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया, कलकत्ता ले जाया गया, वहीं पर नजरबंद कर दिया गया। और इनकी वाइफ जो थी बेगम हजरत महल, कौन? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अपने अल्पवयस्क पुत्र, बेगम हजरत महल जो हैं, बेगम हजरत महल अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर के साथ जो है शासन को संभालती हैं, बिरजिस कादिर के साथ शासन को संभालती हैं। लेकिन होता क्या है, सभी लोग कहीं ना कहीं से, सभी के मन में विद्रोह की चिंगारी भड़क रही थी। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से कुछ कार्य हो जाए। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से कुछ कार्य हो जाए। ठीक है, अब देखियो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे स्थिति ये होती है कि अंग्रेजों ने भारत के साथ जो शोषण किया वो तो ठीक, हम इसी राजनीतिक कारण में, जो सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण यही था कि ब्रिटिशर्स लोगों ने भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए। लेकिन राजनीतिक कारणों में कुछ और भी विशेष कारण थे। ध्यान दीजिए, राजनीतिक कारणों में अगला सबसे विशेष कारण यह था, 1849 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में डलहौजी ने, एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको, डलहौजी ने आदेश दिया। आदेश क्या दिया? कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके परिवार के लोग लाल किला छोड़ दें। ये जबरदस्ती देखो भाई, ये जबरदस्ती देखो, कहा कि बहादुर शाह और उसके परिवार के लोग लाल किला छोड़ दें। उसका पुश्तैनी मकान उसके बाप दादाओं ने बनवाया, लाल किला शाहजहां ने बनवाया, अंग्रेजों ने कहा इसको छोड़ दो। मतलब डलहौजी ने बहादुर शाह को क्या कहा? बहादुर शाह को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया। लाल किला छोड़ने का आदेश दिया। किसको? बहादुर शाह को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया। दूसरी घटना, अब देखिए दूसरी घटना इन्हीं राजनीतिक कारणों में और जबरदस्त क्या थी। जबरदस्त बात यह थी कि नाना साहब, कानपुर के जो नाना साहब हैं, कानपुर में जो नाना साहब थे, पेशवा, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब, नाना साहब के पिता, इनके पिता का नाम क्या था? बाजीराव द्वितीय। लेकिन ये सगे पिता नहीं थे, इनके गोद लिए वो पुत्र थे, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय को एक स्पेशल पेंशन दी जाती थी। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है
अंग्रेजों ने इनको पेशवा मानने से इनकार कर दिया और इन्होंने कहा कि मुझे पेंशन चाहिए। नाना साहब, नाना साहब जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, इनको मतलब बाजीराव को एक पेंशन दी जाती थी। क्या दी जाती थी? पेंशन, स्पेशली पेंशन दी जाती थी। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद ये पेंशन बंद कर दी गई और नाना साहब ने इस पेंशन की मांग की। तो नाना साहब ने जब इस पेंशन की मांग की तो नाना साहब को अंग्रेजों ने जवाब दिया कि यह पेंशन व्यक्तिगत रूप से बाजीराव द्वितीय को उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं के लिए दिया जाता था, ना कि पेशवा पद को। और दूसरी बात यह है कि पेशवा का पद अंतिम रूप से बाजीराव द्वितीय के पास ही था, क्योंकि आप उनके दत्तक पुत्र हो, सगे पुत्र नहीं हो, इस नाते आप इस पेंशन के भागीदार नहीं हो। इसी कारण इन्हें पेंशन नहीं दिया गया। और जब पेंशन नहीं दिया गया तो एक तरफ नाना साहब भी गुस्से में आ गए और ये भी विद्रोह करने के लिए समय ढूंढ रहे थे। अगला कार्य 1800, राजनीतिक कारणों की बात हम कर रहे हैं, अभी राजनीतिक कारण कर रहे हैं। 1852 में एक इनाम कमीशन लाया डलहौजी ने। क्या लाया? इनाम कमीशन लाया। और इस इनाम कमीशन से डलहौजी ने क्या कहा? डलहौजी ने कहा कि इस इनाम कमीशन के अंतर्गत जो छोटी छोटी जागीरें हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिनमें जमींदार हैं, ऐसे बंबई में लाया गया। कुल मिला के लगभग 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया गया। कितने? 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया गया। कितने को? लगभग 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया गया। ये तो बंबई, महाराष्ट्र और फिर उत्तर भारत में भी जब्त कर लिया गया। जॉर्ज कावर्ली करके एक व्यक्ति था जो उत्तर प्रदेश में क्या था, एक मतलब जो अवध प्रांत था, उस अवध प्रांत में टैक्स कमिश्नर था। उसने भी उत्तर भारत के तमाम राज्यों को, अपने तमाम छोटे छोटे क्षेत्रों को हड़प कर लिया। ये तो कुछ राजनीतिक कारण थे। कैसे कारण थे? ये सब राजनीतिक कारण थे। लेकिन वास्तव में अब असली मजा आएगा इसके बाद क्या होता है। राजनीतिक कारण, हाँ एक कारण और, वो एक कारण 1856 का था, उसे भी जान लीजिए। राजनीतिक कारणों में एक कारण 1856 का था, जब लॉर्ड डलहौजी भारत से चला जाता है और उसके स्थान पर कैनिंग आता है। 1856 में ही, 1856 अंत में कैनिंग भारत आता है। तो कैनिंग ने 1856 में घोषणा किया कि अब से मुगल सम्राट के पुत्र सिर्फ राजकुमार के रूप में जाने जाएंगे। क्या लिखा? कि मुगल सम्राट के पुत्र सिर्फ राजकुमार के नाम से जाने जाएंगे। मुगल सम्राट के पुत्र सिर्फ राजकुमार के नाम से जाने जाएंगे। अब देखो किस तरीके से कान पकड़ा, सिर्फ राजकुमार के रूप में जाने जाएंगे, राजकुमार के रूप में जाने जाएंगे। मजा आएगा आप लोगों को समझने में। देखिए क्या कहा इसने कहा कि मुगल सम्राट के पुत्र अब सिर्फ राजकुमार के रूप में जाने जाएंगे। जब राजकुमार राजा बनता है तो राजा का पुत्र राजकुमार होता है। इनका कहना था कि मुगल सम्राट क्या है, यही अंतिम है। बहादुर शाह जफर को इन्होंने अंतिम घोषित कर दिया। बहादुर शाह को कहा कि यही अंतिम मुगल सम्राट हैं, यही परोक्ष रूप से घोषित कर दिया, कहा यही अंतिम मुगल सम्राट है, क्योंकि इसका लड़का सिर्फ युवराज रहेगा, राजा बनबे नहीं करेगा। तो जब राजा बनेगा नहीं, सम्राट बनेगा ही नहीं, तो अंतिम का तो पहले ही बहादुर शाह जफर हो गया। तो इस तरीके से बड़े खुफिया तंत्र के हिसाब से इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने भारतीयों के साथ पूरा का पूरा षड्यंत्र कर दिया। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा किस पर, सामाजिक आंदोलन पर, सामाजिक कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। अब हम चलेंगे सामाजिक धार्मिक कारण पर, सामाजिक और धार्मिक कारण पर, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। अब पहला कारण क्या था? देखिए, अंग्रेज लोग जो थे ये भारतीयों को क्या समझते थे? अपने से हमेशा निम्न समझते थे। पहली बात, ये भारतीयों को हमेशा क्या समझते थे? निम्न वर्ग का समझते थे। ये कहते थे कि पूरे दुनिया में अंग्रेजों को गॉड ने भेजा है सभी लोगों को शिक्षित दीक्षित करने के लिए, सभी को सभ्यता सिखाने के लिए, जबकि स्वयं में खुद असभ्य लोग थे। अब देखिए सामाजिक कारणों में
अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को हमेशा अपने से तुच्छ समझा करते थे और इनके साथ तमाम तरीके का दुर्व्यवहार करते थे। पहली बात, समाज में जो कुरीतियां थी, समाज में कुछ कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को अंग्रेजों ने तो दूर किया, ये बात सही है, अंग्रेजों ने तो दूर किया, लेकिन उसी दूर करने की बात को भारत के लोगों ने समझ लिया कि हमारे धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे सती प्रथा का अंत, ठीक है, जैसे क्या, सती प्रथा का अंत। अब देखिए सामाजिक कारणों में, जैसे सती प्रथा का अंत, जैसे सती प्रथा का अंत। अब सती प्रथा का अंत कब हुआ, इसे ध्यान में रखना है आपको। सती प्रथा का अंत सन 1829 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? सती प्रथा का अंत सन 1829 ईस्वी में हुआ। एक लंबे संघर्ष की बात है। दिसंबर 1829 में हुआ। किसके समय में? बेंटिंक के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के समय, बेंटिंक के समय में हुआ। सहयोगी कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक, राजा राम मोहन राय। मुगल बादशाह कौन थे उस समय? मुगल बादशाह अगर पूछ ले तो अकबर द्वितीय थे, यही बहादुर शाह जफर के अब्बा जान अकबर द्वितीय, ठीक, अकबर द्वितीय थे। सती प्रथा के लिए अंग्रेजों से बहुत बार याचना की, किसने? राजा राम मोहन राय ने। और यहाँ पर राजा राम मोहन राय के प्रभावों को, राजा राम मोहन राय के कार्यों से अंग्रेज भी प्रभावित हुए, क्योंकि सती प्रथा अपने आप में एक बड़ी ही खराब प्रथा थी। आप सभी लोग जान रहे हैं कि सती प्रथा में क्या होता है। जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसी की चिता के साथ उसे जिंदा जला दिया जाता था। आप सोच सकते हैं, जरा फील कीजिए, आप रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जरा सा आंच भाप लग जाता है, हाथ पे भाप लग जाता है, तो बर्फ से सेकाई कीजिए, बर्नॉल प्लस लगाइए, क्या क्या ट्रीटमेंट कर डालिए, कितना दर्द होता है। आप सोचो कि किसी स्त्री को जिंदा चिता पर रखकर जला दिया जाए, उसको कितना दर्द होता रहा होगा। लेकिन रूढ़िवादी लोग अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए, धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए, धर्म के क्षेत्र में अपने आप को उत्कृष्ट दिखाने के चक्कर में जलती हुई चिता पर महिलाओं को जला दिया करते थे। अब सोचो, कोई महिला जलेगी स्वयं, उसे बांधकर लट्ठे डंडों से दबाकर जला दिया जाता था। ऐसी स्थिति में इससे निजात पाने के लिए राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया और दिसंबर 1829 में यह व्यवस्था समाप्त हुई। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना भारत के रूढ़िवादी लोगों को बुरा लगा, और उनमें सबसे बुरा लगा पंडित राधाकांत देव को। सती प्रथा का पहला जो साक्ष्य मिलता है वो एरण अभिलेख से मिलता है, वो 510 ईस्वी का है, भानुगुप्त का है। गुप्त शासक भानुगुप्त के 510 ईस्वी के एरण अभिलेख में पहला लिखित साक्ष्य किसका मिलता है? सती प्रथा का मिलता है, याद रखिए। तो क्या है, राजा राम मोहन राय के द्वारा यहाँ पर स्थिति ये होती है कि पूरे तरीके से इसे जब प्रतिबंधित किया जाता है तो भारत का जो रूढ़िवादी वर्ग है, वो रूढ़िवादी वर्ग बिल्कुल क्या होता है? नाराज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, भारत का रूढ़िवादी वर्ग नाराज हो जाता है और ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय का विरोध करना शुरू कर देता है। एक और खराब प्रथा थी नरबली प्रथा, याद रखिएगा। कौन सी प्रथा? नरबली प्रथा। अब आप सोचिए, तत्कालीन समय में कुछ डाकू लोग थे जो अपनी देवी, इष्ट देवी काली को प्रसन्न करने के लिए दूसरों को पकड़कर उसका बलि दे देते थे। यह एक सामाजिक को प्रथा थी, इसको अंग्रेजों ने समाप्त किया। बाल, जो बच्चों की हत्या होती थी, छोटे बच्चों की जो हत्या होती थी, उसको भी रोकने का प्रयास किया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, राजा राम मोहन राय की भाभी को सती किया गया था, इसी कारण वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सके और इन्होंने क्या किया था? इसके खिलाफ कार्य किया था। तो तमाम तरीके की ऐसी सामाजिक कुरीतियों के अंत को क्या कहा गया? सामाजिक कुरीतियों के अंत को क्या कह दिया गया? सामाजिक कुरीतियों के अंत को भारतीय लोग सहन नहीं कर पाए। कौन? रूढ़िवादी लोग। इन्होंने कहा अंग्रेज हमारी धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और तो और सबसे गजब बात सुनिए, सबसे मजेदार बात सुनिए, आपको बड़ा मजा आएगा। भारत में रेलवे और डाक के विस्तार को लोगों ने धर्म विरुद्ध समझा, ठीक, रेलवे और डाक के विस्तार को धर्म विरुद्ध समझा, ठीक, रेलवे एवं डाक के विस्तार को
रेलवे एवं डाक के विस्तार को इन्होंने क्या समझा? धर्म विरुद्ध समझा। किन लोगों ने? इस विस्तार को लोगों ने धर्म विरुद्ध समझा। चलिए अब आप सोचिए, इनको धर्म विरुद्ध समझा और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या मिलता है? हमारे देश के एक बहुत बड़े रूढ़िवादी व्यक्ति, ज्ञानी भी थे और रूढ़िवादी भी थे, बाल गंगाधर तिलक साहब। बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था, भारत में रेलवे का विस्तार दूसरे के बीबी के श्रृंगार पटार के खर्च उठाने जैसा है। भारत में रेलवे का विस्तार दूसरे के बीबी के श्रृंगार पटार के खर्च उठाने जैसा है। अब आप सोचिए कि रेलवे का विस्तार वास्तव में एक संचार साधन का विस्तार था, जबकि उसमें दो चीजें निहित थी। एक तो अंग्रेजों की अपनी महत्वाकांक्षा निहित थी ताकि वो व्यापारिक कार्य कर सकें, और दूसरे तरफ भारत में अकबर की नीति और टीपू की तलवार जो कार्य नहीं कर पाई, वो कार्य रेलवे ने कर दिखाया, क्योंकि रेलवे के एक ही कोच में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ बैठकर यात्रा करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से भारत में जो सामाजिक रूप से जो अंग्रेजों के द्वारा परिवर्तन किया गया, इस परिवर्तन को तत्कालीन रूढ़िवादी समाज ने अपने लिए अभिशाप मान लिया, और यह भी अपने आप में 1857 विद्रोह का एक बड़ा कारण बना। फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग, जरा सा बढ़ेंगे धार्मिक बात पर, धार्मिक व्यवस्था पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। धार्मिक व्यवस्था, अब धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे। यहां क्या होता है? धार्मिक रूप से अंग्रेज अपने आप को धर्म सहिष्णु कहते थे धार्मिक व्यवस्था में, जबकि इनका जो कार्य था उसका प्रमाण मिलता है कि कई ऐसे लोग मिले जिन लोगों ने कहा कि हमारा अंतिम उद्देश्य भारत में धर्म प्रचार करना है। सन 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दी गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी के समूह का एक अध्यक्ष था जिसका नाम था मैगल्ज। क्या नाम था? मैगल्ज। मैगल्ज ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, मैगल्ज ने कहा था कि दैव योग से भारत का विशाल भूभाग हमें मिला है। क्या कहा था इसने? इसने कहा था दैव योग से भारत का विशाल भूभाग, दैव योग से भारत का विशाल भूभाग हमें मिला है, भारत का विशाल भूभाग हमें मिला है, भूभाग हमें मिला है, अतः हम सभी को अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, हम सभी को अपनी पूर्ण शक्ति के साथ भारत को ईसाई बनाने में जुट जाना चाहिए। हम सभी को अपनी पूर्ण शक्ति के साथ भारत को ईसाई बनाने में जुट जाना चाहिए, भारत को ईसाई बनाने में जुट जाना चाहिए। अब ये क्या बात प्रमाणित करता है? जुट जाना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अध्यक्ष मैगल्ज कहाँ कह रहा है? हाउस ऑफ कॉमन्स में कह रहा है, ब्रिटिश संसद में कह रहा है कि दैव योग से हमें इतना विशाल भूभाग मिला है, अतः हम सभी को अपनी पूर्ण शक्ति के साथ भारत को ईसाई बनाने में जुट जाना चाहिए। एक दूसरा और प्रमाण मिलता है, दूसरा और भी प्रमाण मिलता है। एक सैन्य अधिकारी था, एक और सैन्य अधिकारी था, उसने कहा, उस सैन्य अधिकारी ने कहा कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य, भारत पर हमारे अधिकार का, भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य भारत को ईसाई बनाना है, भारत को ईसाई बनाना है, इस कारण ईसाई बनाना है। तो इन तथ्यों से आपके समझ में आ गया होगा कि अंग्रेज अपने आप को कहते थे कि हम व्यापारी हैं, धर्म के मामले में हम सहिष्णु हैं, लेकिन इन लोगों का कार्य धार्मिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करना था। तो इस तरीके से कुछ तथ्यों के बारे में आज हम सभी लोगों ने चर्चा की। मिलेंगे कल के क्लास में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए, साथ साथ अध्ययन में रत रहिए।